खबर है में खुशामदीद। मैं हूं मियां शाहिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गज़ा अमन मुआहदे से वाबस्ता तवक्कुआत, खदशात और फ़लस्तीनियों का मुस्तकबिल के हवाले से। और आज बात होगी पाक अफ़गान कशीदगी के हवाले से कि क्या तालिबान की अबूरी हुकूमत अब होश के नाखन लेगी या दोबारा जसारत करेगी। इस हवाले से मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि पाक सऊदी इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तानी मईशत के लिए क्या दूसरा CPEC साबित होगा। और आखिर में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से। कल उनका हल्फ है, उनका हल्फ कौन लेगा। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे। अभी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और एयर मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब भी हमारे साथ होंगे। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान दिफाई माहिर हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, खुलकर बात करते हैं, इनसे बात होगी। जनरल साहब, मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ। सर, गज़ा अमन मुआहदा हो चुका है, उस पर दस्तखत हो चुके हैं, सदर ट्रंप भी वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली है, वहाँ पर वाहिद पाकिस्तानी मुल्क है जो 28 मुल्कों में जिन्होंने वहाँ पर खिताब किया, बाकी सालसीन ने खिताब किया था और वहाँ पर पाकिस्तान की बड़ी तारीफ भी हुई। क्या गज़ा अमन मुआहदे में जो वहाँ पर पीस प्रोसेस होगा उसमें पाकिस्तान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और एयर मार्शल साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सेंट्रल स्टेज पे है जी। पाकिस्तान इस वक्त जो दुनिया है एक असर्टिव और डिसाइसिव पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है। पाकिस्तान का देखिए, अरब मिडल ईस्ट का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका स्पिल ओवर जो है वो पाकिस्तान को भी बुरी तरह अफेक्ट करता है। और गाज़ा के साथ पाकिस्तान के लोगों की जो फ़लस्तीन का इशू है उसके हर पाकिस्तानी का एक एफिलिएशन है जी उसके साथ। तो ये एस्पायरेशन ऑफ पीपल के जो है ना वो इतनी ज़्यादा अटैच है कि हर गवर्नमेंट का एक उसके ऊपर एक प्रेशर समझ ले या एक जिम्मेदारी, मैं कहूँगा प्रेशर नहीं कहूँगा, जिम्मेदारी रहती है कि वो इस तस्वीर में एक अहम रोल अदा करे और एक इसको लॉजिकल एंड तक पहुँचाए जो जस्टिस जिसमें नज़र आता हो। और टू स्टेट सोल्यूशन का हमारा स्टांस स्पेशली वही होगा जो फ़लस्तीन की आवाम चाहेगी और पाकिस्तान का भी है। अभी आपने बात की कि एक रोल नज़र आता है कि नहीं। देखिए, पाकिस्तान का मियां साहब रोल तो है, इसलिए तो पाकिस्तान, आपने अभी जैसे जिक्र भी किया कि वो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ट्रंप ने पोडियम दिया और उन्होंने बातचीत भी की, फिर वो पाकिस्तान की मिलिट्री चीफ की भी बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल की भी, और बार बार पावरफुल कंट्रीज़ एंड मीनिंगफुल कंट्रीज़ करार दे रहे हैं। मेन लीड रोल में तो खैर हम देखते हैं कि इजिप्ट है, कतर है, टर्किया है, वो मेन रोल में रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की भी जो भी कैपेसिटीज़ है, जो रोल उनको दिया जाएगा, ख़ास तौर पे जो पीस की जो कमेटी बना रहे हैं, कमेटी ऑफ द पीस, उसमें मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की भी प्रेजेंस वहाँ पर वो रखना चाहेंगे। बट वट एवर, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ प्लेड वेरी वेल। जो भी रोल दिया जाता है, ख़ास तौर पे जो भी पीस की तरफ या टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ या इस मुआहदे की जो नुकात है उनको इंश्योर करने में पाकिस्तान अगर वहाँ पर मौजूद होगा तो मीनिंगफुल होगा, उसकी आवाज़ सुनी जाएगी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होगा। और मैं लाइकली देख लूँ कि कुछ ना कुछ रोल ज़रूर वो पाकिस्तान को देंगे जी इस कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल ठीक है सर। एयर मार्शल साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा अफगानिस्तान के हवाले से। हम दोनों मौज़ूआत को जो है वो साथ साथ लेके चलेंगे। अफगानिस्तान में जो क़याम अमन है सर, उसमें जो तालिबान की अबूरी हुकूमत है वो तो नाकाम हो चुकी है और वहाँ से दहशत गर्दी जो पाकिस्तान की जानिब होती है उससे भी वो नाकाम हो चुकी है। दोहा मुआहदा जिसमें बाकायदा तौर पर ये लिखा गया था कि वहाँ पर एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनेगी, वो अब तक नहीं बन सकी। क्या आप समझते हैं कि ये इतने अरसे में जो तालिबान वहाँ पर नाकाम हो गए, यह वहाँ की आवाम का भी आवाज़ है और वहाँ पूरी दुनिया की आवाज़ है कि वहाँ पर तालिबान अफगानिस्तान में अमन कायम होना चाहिए। तो क्या वहाँ पर अब दोहा मुआहदा पर अमल दरामद होना चाहिए, इस हवाले से दबाव डालना चाहिए आलमी सतह पर हमें? बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप देखिए, जो हवा चल रही है मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। हमने ऑलरेडी कल प्रेसिडेंट ट्रंप को फिर से नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। तो मेरे नज़दीक अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरफ भी आए ताकि नवी जंग रुकवाएं और नोबेल के 2026 में हकदार बने। देखिए, जब तक मेरा मत ऑन द लाइटर साइड में कह रहा हूँ, लेकिन जब तक ये बड़ी पावर जिसपे स्पेशली आज अमेरिका डोमिनेंट है, और क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये मौजूदा तालिबान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं, वो बड़े पीसफुली छोड़ के गए।
एज आई अंडरस्टैंड बगराम और एक और बेस भी महफूज है जिसकी ये तालिबान हिफाजत कर रहे हैं। उनका रुपया हमसे ऊपर है, तो उनको हर महीने तकरीबन कोई $1 बिलियन जो है कैश दिए जा रहे हैं। किस रिसोर्सेज से आई एम श्योर जनजाहिद भी जानते हैं। तो आई थिंक इनको प्रेशर डालना पड़ेगा, और जब तक ये प्रेशर नहीं पड़ेगा उस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा, तालिबान की ये वाली हुकूमत नाकाम हो गई है इस तरह से कि ना इसने अपने लोगों का ख्याल रखा है, ना इसका मेरे नज़दीक पूरे अफगानिस्तान के ऊपर उस तरह से कंट्रोल है जिस तरह 9/11 से पहले मुल्ला उमर जो थे, जब उनके तालिबान थे उनका कंट्रोल था। एक एक स्ट्रीट के ऊपर उनका कंट्रोल था, बारिंग कुछ एरियाज जो दूसरी साइड के थे, दोस्तों वगैरह के उस साइड के थे। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि जब अब हमारे मिडल ईस्ट में एक तरह से पीस हो चुका है, जैसा भी है वो तो आगे देखेंगे कि 20 नकात में से कितने नकात पूरे होते हैं। इमीडिएट रिलीफ तो था कि वहाँ पे जंग बंदी हो, लोगों को खाना मिले, रिकंस्ट्रक्शन हो। तो अब आई थिंक मुझे यकीन है कि अमेरिका विल टेक अ नोटिस ऑफ इट, और ये कनाइमिस जो हुई है इंडिया की, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारे दोनों तरफ दुश्मन बैठा हुआ है, हालांकि हमने जाके हमारी फोर्सेस इसमें इनको समझने की जरूरत है। और वहां के अवाम को, ये कल से मैं देख रहा था कुछ उन्होंने कि जी पूरे अफगानिस्तान में लोग शायद वो कोई सेलिब्रेशन है, पाकिस्तान पे सबने हमला करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सेलिब्रेट विक्ट्री कर रहे हैं। तो जिसने मुझे वो क्लिप भेजा, मैंने कहा भाई वो उधर देखें, इंडिया वाले भी सेलिब्रेट करने को 15 जहाज करने का इतने दिनों के बाद, तो लेट देम डू इट। और फाइनली मैं कहूंगा कि यस, अमेरिकन विल हैव टू इंटरवीन, चाइना विल हैव टू हेल्प अस, और सऊदीया के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद सऊदीया की भी है। आपने देखा टेंशन हुई तो सऊदीया ने सबसे पहले जो है इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया था, फिर कतर ने किया, ईरान ने किया। तो आई एम श्योर अब ये रीजन, बिकॉज इस पीस में हमारा हिस्सा है, जैसे जाहिद ने कहा पाकिस्तान ने बड़ा एक रोल प्ले किया है और कुछ ना कुछ रोल होगा, तो आई थिंक इसका भी इम्पैक्ट होगा तालिबान को समझाने में। बिल्कुल ठीक है जन साहब। अभी एयर मार्शल साहब ने फरमाया है कि तालिबान बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। अभी चंद दिन पहले जो वहाँ से हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उसमें तो साबित हो चुका है कि जो साजिश बनी थी वो भारत के अंदर ही बनी और भारत उसके पीछे है। सर, क्या अब 19 जो चौकियों पर हमला किया गया से जो है वो पाकिस्तानी झंडे लहराए गए हैं, अगर अफगानिस्तान बाज नहीं आता तो क्या आप समझते हैं कि ये बात आगे भी बढ़ सकती है फिर उसके बाद, और बहुत से ऐसे इलाके जो कि मौजूद हैं और वहां पर भी पाकिस्तानी झंडा लहराया जा सकता है? देखिए मियां साहब, दो चीज़ें मैं ज़रा करेक्शन ज़रूर बात करना चाहूँगा अपनी तरफ से। एक तो ये है कि ये कोई तालिबान जो है ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट नहीं है जी, दिस इज़ अ तालिबान रजीम। और गवर्नमेंट एक ऑल इंक्लूसिव इंट्रा अफ़गान डायलॉग के बाद एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होनी थी जो 2021 में जो एक्चुअल मुआहदा था, तो वो जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होती ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। ये एक तालिबान रजीम है जो बेबीज़ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस पर पहुँचे हुए हैं, एक वॉर की बाय प्रोडक्ट गवर्नमेंट है, एक सेटअप बैठा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, ये चौकियों पर हमला नहीं किया जी, पाकिस्तान ने किसी अफ़गान चौकी पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान ने हर उस टेररिस्ट लॉन्च पैड पर हमला किया है जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ TTPs और ये फ़ित्रा अल ख़वारिज और तालिबान की कोलैबोरेशन से इंडिया स्पॉन्सर स्टेट की प्रॉक्सी के जो क्लाइंट्स हैं वो लॉन्च किए जाते थे। आई थिंक पाकिस्तान, देखे आपके पहले सवाल के जवाब मैंने कहा था कि दुनिया इस वक्त एक असर्टिव और डिसाइसिव पाकिस्तान, वो जो गो मगो की कैफियत होती थी ना हमारी जी, भाईचारे वाली, हमारे ब्रदर, हमने कुर्बानियाँ दी, हमने 40 लाख माजरीन को रखा, तो आई थिंक दीज शुड बी द स्टोरीज ऑफ द पास्ट। रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अभी करेक्शन का अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो आई थिंक देयर शुडंट बी एनी कन्फ्यूजन इन दिस स्टेट। पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के लिए, और हर स्टेट की तरह पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के लिए उसको गार्ड करने के लिए ऑल एलिमेंट्स अवेलेबल, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर अवेलेबल एट दी विद द स्टेट, उनको यूटिलाइज करेगा। और मिलिट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। और ये झंडा लहराने शहराने वाली बात इज़ समथिंग एल्स। वो उस वक्त एग्जूबरेंस में होते हैं, जवान जाते हैं, वो एक झंडा लहरा देते हैं, एक्चुअली वो अपना शो करता है कि वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द कैपेबिलिटी एंड नाउ द स्टेट हैज़ द विल। तो जहाँ से भी लॉन्च होंगे, जो भी टेररिस्ट सेंटर्स होंगे, जहाँ से उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी ऑफ कोर्स प्रॉक्सी स्पॉन्सर और उन क्लाइंट्स के ऊपर जो इसमें शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान विल एंगेज देम जी।
बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल साहब, मैं इसी बात को जो है वो आपकी तरफ ले जाऊंगा। अभी इंडियन मीडिया जो है उनकी तरफ से खबर आ रही है, जो कि वो झूठ ही बोलता है और प्रोपेगेंडा करता है। उनकी तरफ से ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर पेशावर के इलाके में जो है वो हमला किया जाए और आज रात हमला हो सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि अब जो तालिबान हैं वो दोबारा ये जिसारत करें? और दूसरा ये कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान क्या रिस्पांस करेगा दोबारा? पाकिस्तान का रिस्पांस तो भारत ने भी देख लिया और अफगानिस्तान ने भी देख लिया। अब पाकिस्तान अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है जहां पे आप इंतजार करते थे कि रोज कैजुअलिटीज हो। हमने वेस्ट ईस्टर्न साइड के ऊपर तो फौरी तौर पर रिएक्ट किया और इंटेंसिव हमने रिएक्शन शो किया और फिर बुनियाद महसूस का सारी दुनिया ने उसका नतीजा देख लिया। और जब अभी इन्होंने किया, बिकॉज एनफ इज एनफ। हमारे ये जैसे जनरल साहब ने कहा, इसके फायरिंग की आड़ में ख्वारिज को अंदर भेजते हैं और उसके बाद ये धमाके कराते हैं। जहां तक पेशावर हमला करने की बात है तो इनके जो स्पॉन्सर है वो तो रोज ही कर रहे हैं। BI खान के जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर किया, कभी वो ट्राइबल एरियाज में करते हैं। तो अगर वो करेंगे तो आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि हमारी जो सियासी और मिलिट्री क़यादत है उसका बड़ा जोरदार और भरपूर जवाब देगी और देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। ऐसा अगर होता है जन साहब, अगर ऐसा होता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और उनको होश के नाखन लेने चाहिए, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले की जिसारत करता है, इसमें कोई शक नहीं कि भारत उसके पीछे है और भारत जो है वहाँ से साजिश कर रहा है और दो इस्लामी मुल्कों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब के साथ हमारे दिफाई मुआहदा है, क्या सऊदी अरब पहले की तरह जो तहम्मुल में रहने की तलकीन करेगा या हमारे साथ मिलकर जो है हमलावर होगा? देखिए, इस वक्त भारत की तरफ से और जो अफ़गानिस्तान का कोलैबोरेशन हमें नज़र आ रहा है और जो लाइकली वो दोनों एस्पेक्ट्स पे हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, एक तो मिलिट्री डोमेन में भी और दूसरा आइडियोलॉजिकल डोमेन में भी। अगर उनका जो विज़िट हो रहा है अभी मुत्तकी साहब का देवबंद का जो उन्होंने विज़िट किया है, तो ये वो फॉल्ट लाइन है जिसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं जी। और पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के ख्यालात वाले लोग मौजूद हैं, तो वो डिवीजन पे हमला करो, वो तो है नज़रियाती जो हमारी हिफाजत करनी है जी। दैट्स वाई होल ऑफ ए नेशन अप्रोच अपनाने की जरूरत होगी। एज फार एज मिलिट्री इज़ कंसर्न, तो आई थिंक पाकिस्तान मिलिट्री इज़ बैलेंस। उन्होंने अपनी विल भी शो कर दी और बिल्कुल क्लियर मैसेजिंग कर दी है कि एनफ इज़ एनफ। हमने पीस को जितना चांस पाकिस्तान ने दिया, दुनिया में कोई स्टेट इतना पीस को चांस नहीं देती। हमने अपनी पोलाइटी को, हमने अपनी सोसाइटी को, हमने अपना सोशल फैब्रिक, हर चीज़ तबाह कर ली, अपनी इकॉनमी तबाह कर दी, और वो भी एक ऐसे मुल्क के हाथों जिसका टोटल 30% मेरा ख्याल में वो अपना रेवेन्यू पैदा करते हैं जी, वो भी एग्री वेस्ट है। 70% वो मोर देन 70% दे आर डिपेंडेंट ऑन दी एड जो बाहर मुल्कों से उनको आती है। अमेरिकन अभी भी, जैसे अभी एयर वाइस मार्शल साहब फरमा रहे थे कि अभी भी उनको पैसे भेज रहे हैं, मंथली उनको पैसे आ जाते हैं, उनको मिल रहे हैं, तो उसी एड पे डिपेंडेंट है रीजन। अच्छा, ये अफगानिस्तान अब वो वहाँ पे पोर्ट्रे ये कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान को सिर्फ प्रॉब्लम, पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं, इनको चाइना से भी प्रॉब्लम है। चाइना एज अ प्रॉब्लम विद अफगानिस्तान। आपने जो मॉस्को का अभी जो 7th सेशन का आपने देखा, जो डायलॉग हुआ, उसका आप एलामिये से अंदाज़ा लगा लें कि देर आर कंसर्न अबाउट दिस कंट्री। चाइना की ETIM के प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पे ईरान के इनके साथ प्रॉब्लम है, जैशुल अदल के प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, उसके बाद सेंट्रल एशियन जो है ताजिकिस्तान वगैरह, इनके साथ इश्यूज आ रहे हैं, IMU के प्रॉब्लम्स हैं। तो दिस इज़ बिकमिंग अ फ्रेंचाइज हाउस जी, जहाँ पे फ्रेंचाइजेज पड़ी हुई है, एंड इट इज़ ऑल इकॉनमी विच इज़ रिलेटेड विद टेररिज्म। वो जो भी जेबें भरेगा इनकी, वो उसी के साथ हो जाएंगे। बाकी तो पाकिस्तान, देखें, पाकिस्तान को पता है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से और ईस्टर्न बॉर्डर से एक 3 prong स्ट्रेटजी के इंटरनल भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो पाकिस्तान इज़ अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस। पाकिस्तान की मिलिट्री बैलेंस में है। जो गवर्नेंस के गैप्स हैं, ये जो अनगवर्नड एरियाज़ हैं, या जो हमारे जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, आई थिंक हमें उस नैरेटिव को इमीडिएटली एड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज द थ्रेट इज़ नॉट लूमिंग, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। ये थ्रेट तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, वी आर इनटू द वॉर, और आई थिंक हमें वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, और इसका रिस्पॉन्स जो है वो हमें माउंट करना है। और एज फार एज स्टेट इज़ कंसर्न, दे हैव डिसाइडेड कि नो मोर वो हर दफ़ा की तरफ अब जो है ना अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा। ठीक है सर, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट जिस तरह बिहेव करती है वैसे ही करेगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदाराना रोल प्ले किया है।
एयर मार्शल साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा और आखिरी सवाल करूंगा कि गजा मुआहदे पर अमल दरामद तो शुरू हो चुका है और वहां पर दस्तखत भी हो चुके हैं, इसके गारंटर मुल्क जो हैं वो मौजूद हैं और सदर ट्रंप जो हैं वो इसकी निगरानी करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये मुआहदा देरपा होगा और इसमें अमन जो है वो आएगा और इजराइल इसकी पासदारी करेगा? मेरी जाती राय में अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो शायद ये देर पा नहीं होगा, लेकिन फर्क ये है कि गारंटर जो है, हालांकि पहले भी अमेरिका बड़े इस तरह के मुआहदे में रहे, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारे मुआहदे हुए जब कोई एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को 6 महीने रहते थे, 8 महीने रहते थे। अभी प्रैक्टिकली देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 7-8 महीने में। देखिए बेसिकली वो बिजनेसमैन है, इकोनॉमी मैन, और आप ये बात वो सही है, वो कहता है कि ओबामा ने और उन्होंने जंगें लगाई, मैंने जंगें खत्म कराई। ही इज राइट इन दैट सेंस। तो देखिए इसमें मेरी जाती राय में ये डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट माफिया है। तो अगर उस पर तक जाना है, अभी से नाम आ रहे हैं अमेरिका के बड़े ह्यूज कंस्ट्रक्शन कंपनीज के, बिकॉज अभी भी कंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द जो 20 पॉइंट्स हैं उसके अंदर ये शामिल है। तो मेरे ख्याल में कि ग्रेजुअली हमें देखना पड़ेगा। कुछ हद तक तो मुझे यकीन है कि मे बी अगले कोई 10-20 में से जो कम से कम 8-10 जो पॉइंट्स हैं, जिसमें सीज फायर हो गई, फिर माइल्ड होल्डिंग ऑफ बॉर्डर्स हो गया, जिसमें इजराइल ने थोड़ा सा पुल बैक किया है, 53% अभी भी इजराइल के पास है गजा का। देन नेक्स्ट स्टेप में जो लिखा हुआ है कि 40% होगा रिमेनिंग। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साजिद हबीब साहब और जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया और बहुत बेहतरीन मालूमात और बेहतरीन तज्जिया पेश किया। अब हम बात करेंगे नाजरीन पाक सऊदी इकनॉमिक कॉरिडोर की कि पाकिस्तानी मईशत के लिए ये दूसरा CPEC साबित होगा। एक वक्फा है, वक्फे के बाद हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे और पाक सऊदी इक़्तिसादी राहदारी पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाक सऊदी इकनॉमिक कॉरिडोर की, क्योंकि पाकिस्तान में जो सऊदी अरब का वफ़द है वो मौजूद था, अभी भी है, और पाकिस्तानी हुकाम से उनके इक़्तिसादियात पर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहुत सा काम हो चुका है और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो उस वक्त एग्रीमेंट होंगे। IMF का प्रोग्राम भी है, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना ने एक खुशखबरी दी है कि रवां हफ्ते ही जो है वो स्टाफ लेवल का मुआहदा हो जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए, बहुत सी मालूमात हासिल करने के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर इकरामुल हक साहब से। डॉक्टर इकरामुल हक जो हैं वो माशी माहिर हैं और बड़ी खुलकर मईशत पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पाक सऊदी जो दफ़ाई मुआहदा हुआ है उसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी जो मुज़ाकरात हैं वो हुए हैं और ये कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है पाक सऊदी इकनॉमिक कॉरिडोर। ये पाकिस्तानी मईशत के लिए दूसरा CPEC साबित हो सकता है? यकीनी तौर पर इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है और हमारे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सऊदी अरेबिया को पेश कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे आपने देखा था CPEC के दूसरे हिस्से में बहुत ही हमारा एक तो रेड टेपिज्म था, फिर हम उनको सिक्योरिटीज़ फराहम ना कर सके चाइनीज़ को, तो एक नालायकी थी। मगर मेरा ख्याल है कि सऊदी वाले केस में चूँकि इस तरह के मसाइल भी नहीं होंगे, जैसे ख़ास तौर पर आपने देखा कि सिर्फ चाइनीज़ इंजीनियर्स को ही और चाइनीज़ बाशिंदों को ही टारगेट किया गया था और रिकॉर्डिक वगैरह जहाँ दूसरे लोग काम कर रहे थे उस पर कभी हमला नहीं हुआ, तो वो तो एक ख़ास डिज़ाइन नज़र आता था। मगर मेरा ख्याल है कि अगर सऊदी अरेबिया से हम बहुत बेहतर अंदाज में मुआहदे करें तो उससे पाकिस्तान की बहुत ही माशी तरक्की में और ओवरऑल जो हमारी इस वक्त IMF के सामने पोजीशन है उसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने 3 खबरें रखूंगा, फिर उस पर जो है वो रहनुमाई चाहूँगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि स्टाफ लेवल के जो मुज़ाकरात हैं वो इसी रवां हफ्ते ही मुकम्मल हो जाएंगे और उसमें एग्रीमेंट भी हो जाएगा।
और 1.2 अरब डॉलर की किस्त हमें IMF से मिल जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि PIA के लिए 5 ग्रुप्स जो हैं उन्होंने दिलचस्पी का इजहार कर दिया है और 2 दिहाइयों की सबसे बड़ी निजकारी जो है वो होने जा रही है और बहुत बड़ा सरमाया इससे हासिल होने जा रहा है। इस बारे में भी फरमाइएगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है। और एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि गवर्नेंस एंड करप्शन असेसमेंट रिपोर्ट जो है और इस पर और ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के असासे डिक्लेयर ना करने पर IMF बहुत नाराज है। आप क्या समझते हैं कि इससे जो IMF का प्रोग्राम है उस पर असरात पड़ सकते हैं और पाकिस्तान क्यों ये असासे डिक्लेयर नहीं कर रहा? कि पहले आखिरी बात को ले लेते हैं। देखिए, ये तो बहुत पुराना किस्सा चल रहा था कि कम से कम जो हमारे ग्रेड 17 से 22 के ऑफिसर्स हैं उनके लॉ में तरमीम भी कर दी गई थी कि उनके असासे पब्लिक किए जाएं, मगर उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस पाई जाती है और ये उनकी तरफ से मुतालबा होता है कि जी फिर हम ही क्यों, बाकी भी तो है जो इस वक्त हमारे गवर्नमेंट ओन्ड जो कॉरपोरेशन है उसका क्या होगा। और फिर सूबाई महकमों में भी बहुत से लोकल जो है वो जो मिनिस्टर कैडर के लोग भी हैं, इसके अलावा वो और भी बहुत से इसमें तवजीह पेश करते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत इसमें कमिटेड है और अब इसमें भी ज़्यादा देर नहीं होगी और जल्दी हम देखेंगे कि ये जो लॉ अमेंडमेंट हुई है उसकी अमली शक्ल भी सामने आएगी। अब जहाँ तक स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट का ताल्लुक है वो तो बिल्कुल थोड़ा ही टाइम है, बस कुछ जुज़ियात हैं जो हो जाएंगी और उसमें भी पाकिस्तान का प्रोग्राम जो है IMF के साथ वो बिल्कुल ट्रैक पे है और इसमें किसी किस्म की कोई कोताही पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई। हाँ, कुछ हालात की वजह से जैसे सैलाब आए और ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो तखमीना पहले था उसकी वजह से FBR के रेवेन्यूज़ में जो टारगेट्स में कमी आती है, मगर फिर भी देखें तो वहाँ ग्रोथ रेट तो काफ़ी अच्छा है, तो उससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा अपडेट से भी कम हो रहा है। कर्ज़ों का जो हजम था उस पर भी काफ़ी खातिर जो है वो कमी हुई है और आने वाले दिनों में जो हमने लॉन्ग टर्म पोजीशन ली है कि हम अपने लोन्स में कमी करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसीज़ का रुख है वो बिल्कुल मुनासिब है और IMF जो है वो हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट भी कर रहा है कि हमने बड़ी उसको डिलीजेंटली उसके ऊपर अमल दरामद किया है और जो अभी तक हमने उनकी तरफ से रिपोर्ट्स देखी हैं उसमें कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं है जिसकी वजह से कोई प्रोग्राम के खुदा न खास्ता डीरेल होने का ख़तरा हो। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इस वक्त मुनासिब पेस पर हम जा रहे हैं और इसी से रास्ता जो है वो आगे बनता जाएगा क्योंकि अभी फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगर हम इसको 100-200 साल और कंटेन कर गए, इसी फिस्कल डेफिसिट को और थोड़ा सा नीचे ले आए तो फिर इंशाल्लाह ताला हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक खुशखबरी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर जो है वो कमी होगी। पेट्रोल की सर इस वक्त कीमत जो है वो 268 रुपये 68 पैसे है और हाई स्पीड डीजल की 276 रुपये 81 पैसे है और आज मैं इसका एक्स रिफाइनरी कीमत देख रहा था तो वो 153 रुपये 86 पैसे है। 114 रुपये का वहाँ ऊपर टैक्स है। अगर टैक्स में कमी कर दी जाए तो ये कीमत 200 रुपये फी लीटर तक आ सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए एक जो पेट्रोलियम लेवी इस वक्त गवर्नमेंट ले रही है और उसके साथ कार्बन लेवी भी चल रही है, तो वो एक कमिटमेंट है IMF से कि हम अब इसका सेल टैक्स हमने ज़ीरो कर दिया जिससे सूबों को तो हिस्सा नहीं मिल रहा है, मगर ये सारा जो हम पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी की शक्ल में नॉन टैक्स रेवेन्यू ले रहे हैं, इससे थोड़ा सा ये आइडिया हुआ था कि हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ना चाहिए। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमी होगी, लेकिन जैसे मार्केट में उतार चढ़ाव होता है उसी तरह ही वो आगे पास ऑन कर दिया जाता है। तो आपका ये ख्याल कि इसमें हम कुछ कमी कर पाएँ वो इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आता कि जो टैक्स के रेवेन्यू का टारगेट है वो कमी की तरफ है। अगर वो थोड़ा ज़्यादा हम करने में कामयाब हो जाते तो फिर पेट्रोलियम लेवी में हम कमी कर सकते थे, मगर अभी मैंने कोई सूरत हाल देखता कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी करने की गुंजाइश है। सर, मईशत के अशारिये जो हैं वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब वज़ीर पेट्रोलियम जो हैं वो रूस में है और वज़ीर आज़म भी आइंदा माह रूस का दौरा करेंगे और इसमें अच्छी खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर जो है वो बड़ी पजीराई मिल रही है पाकिस्तान को और वहाँ पर बाकायदा तौर पर ऑफ़र हो रही है तवानाई के शोबे में इन्वेस्टमेंट की और इस बाकायदा रशिया जो है वो कह रहा है कि वो मादनी वसाइल में भी सरमायाकारी करेगा और टेक्नोलॉजी में भी सरमायाकारी करेगा। आप क्या समझते हैं कि जब वज़ीर आज़म वहाँ पर जाएंगे तो बड़े बड़े एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे?
जी हाँ, इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी का रुख भी बिल्कुल ठीक है कि हम सब मुल्कों के साथ अपने तल्लुकात सवाए जो हमारे दो हमसाया मुल्क है जिनसे टेंशन रहती है, मगर इससे बाहर निकल कर चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, हम सब के साथ जो है वो निगोशिएट कर रहे हैं। यानी कि जिससे कहते हैं कि हम सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रख रहे, और ऐसा होना भी चाहिए। हमें सबके साथ बेहतर तल्लुकात रखने चाहिए और जहाँ तक हमारे अपने मफाद का तल्लुक है उसको पेश नज़र रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद अब हमारी ये जो फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर भी कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, और इस वक्त पाकिस्तान को लोग जो है एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं कि हमने जो रोल प्ले किया है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, उसकी भी पजीराई हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि रशिया के साथ भी हमें बहुत ब्रेक थ्रू मिलेगा, और इससे एक बैलेंस एक्ट भी होगा कि हम चाइना और रशिया के साथ भी उतना ही, चूँकि हमारे करीबी भी हैं और ये गोल्डन रिंग के अंदर इनकी बहुत अहमियत भी है, तो हम इनके साथ बहुत बेहतर तल्लुकात की तरफ जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है हमें ईरान, तुर्की और रूस के साथ और चाइना के साथ अपने तल्लुकात और बढ़ाने चाहिए ताकि एक बैलेंस भी क्रिएट हो, और हमें इसका, चूँकि हमारे करीब हैं ये लोग, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें मदद भी मिल सकती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये तासुर ना दें कि हम सिर्फ एट द एक्सपेंस ऑफ जो है वो कोई और मुल्क जो है वो अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें आपको पता आई थी कि हम उनको कोई पोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उनको मादनियात, जैसे तासुर असल में मीडिया में गलत आता है कि जैसे हमारा झुकाव अब अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत ठीक है और इन ममालिक के साथ वो अपने तल्लुकात को जो आगे बढ़ा रहे हैं उससे बहुत बेहतरी होगी। बिल्कुल सर, चाइना ने भी इसके खुलकर जो है इजहार किया है कि पाकिस्तानी हुकाम ने यकीन दिलाया है कि जो उनके चाइनीज़ मफादात हैं उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चाइना के मफादात वही हैं जो रहेंगे और वह हैं, वो पाकिस्तान की दोस्ती जो है उनके साथ कायम रहेगी। सर, जो आपने बात की तुर्की की और ईरान की, तुर्की के साथ हमारा जो है वो आईटी के हवाले से बड़ा मुआहदा होने जा रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं। और सऊदी अरब से बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सऊदी अरब ने जो परमानेंट रेजिडेंस है उसका जो है वो पाकिस्तान ऑफ़र कर दी है, और वहाँ जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको फैमिलीज़ के साथ जो है वहाँ पर ऑफ़र किया गया है। कितना पोटेंशियल है इस हवाले से? पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल्स हैं वो सऊदी अरब जा सकते हैं। तुर्की के साथ पाकिस्तान के जो है वो IT के जो सरमायाकारी है वो कहाँ तक हो सकती है? और पाक चाइना दोस्ती जो है उसको इस हवाले से जो उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है और हमने भी इत्मीनान का इजहार किया है, इसको किस तरह देखते हैं सर? जाहिर है पाकिस्तान का हमेशा ये तासुर भी दिया पूरी दुनिया को कि चाइना न सिर्फ हमारा स्ट्रेटेजिक दोस्त है बल्कि उसके साथ साथ हमारे बहुत गहरे उनसे तारीखी रवाबत भी हैं, और उसकी दोस्ती को हम बहुत अहमियत देते हैं। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी ममालिक से कटे हुए हैं या कोई ये एंटी अमेरिकन हमारा एटीट्यूड है, बल्कि आप देखेंगे कि इन दिनों हमने अमेरिका के साथ भी बहुत तेज़ी से, चाहे वो क्रिप्टो हो या वो मिनरल्स की बात हो या और तल्लुकात हो, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उसकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है अमेरिका की तरफ से, जो पहले बहुत आपको पता है कि कोल्डनेस का जो था वो शिकार हो गया था। जहाँ तक देखें तुर्की के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ है, मेरा ख्याल है तुर्की के साथ भी हमारे तल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं और अभी IT के मुआहदे भी आगे बढ़ेंगे। मगर सऊदी अरेबिया के साथ तो बहुत ही हमारे इस डिफेंस पैक्ट के बाद दो तरफा जो हमारे तल्लुकात हैं वो पहले तो बहुत अच्छे थे, मगर अब इसको एक बहुत बड़े हम इकोनॉमिक पोटेंशियल की रियलाइजेशन में ला सकते हैं। और ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे प्रोफेशनल्स वहाँ जा सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस लेंगे, फैमिलियों के साथ सेटल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सऊदी अरेबिया एक्सपेंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, और उसमें पाकिस्तानी जो माहिरीन हैं उनका बड़ा रोल हो सकता है। अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान कोशिश करे तो कम से कम वो इन एरियाज़ के अंदर बड़े अच्छे जो हैं वो प्रोफेशनल्स यहाँ से भेज सकता है, और जो हमारे अपने लोग हैं उनको भी इसमें फ़ायदा होगा, हमारी रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा, और एक तरह से हमारा जो सऊदी अरेबिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और जो उसमें डिफेंस के अलावा इन सारे शोबों में ताल्लुकात है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, और उससे हमें इतना फ़ायदा हो सकता है कि हम शायद फिर कह सकें कि ये हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम ही होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक ने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी बड़ी खबरें दी और हमारी रहनुमाई की। नाज़रीन, अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वक्फा है, वक्फे के बाद आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सैफ शरानी साहब, ब्यूरो चीफ पेशावर हैं। उनके पास बड़ी खबरें हैं और जो KPK में वज़ीर आला की तब्दीली हुई है, कल हल्फ होगा,
उस पर उनसे खबरें लेंगे। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे सबसे प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की, वो सूबा जो कि सियासी बहरान का भी शिकार है और दहशत गर्दी का भी शिकार है, और अब सियासी बहरान जो है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। वज़ीर आला की तब्दीली हो गई, नया वज़ीर आला मुंतखब हो गया, अदालत ने हुक्म दे दिया कि हल्फ लिया जाए, लेकिन अभी तक जो है बहाम बाकी है। इसका मुस्तकिल हल क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पेशावर के ब्यूरो चीफ सैफ शरानी साहब, उनसे मालूमात लेते हैं। उनकी गहरी नज़र है, पल पल की खबर देते हैं। शरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। शरानी साहब, आज पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नए मुंतखब वज़ीर आला का हल्फ लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक अमल करूँगा। उनके मुताबिक आइन और कानून पर अमल करना क्या है? क्या वो हल्फ लेंगे या स्पीकर हल्फ लेंगे? यकीनन इस पर असम्बली में भी बहस मुबासा हुआ है। स्पीकर ने बकाया तौर पर गवर्नर को समरी भी दी है कि आप जो नामुंतखब वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी से हल्फ ले, लेकिन फैसल करीम कुंडी यही कह रहा था कि मैं सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक करूँगा। यानी मकसद यही है कि वो अल-यमीन की तरफ उसका इशारा था कि अभी उसका रिज़ाइन हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर एक वज़ीर आला के सर पर दूसरा वज़ीर आला कैसे आ सकता है। तो इसलिए स्पीकर ने वहाँ पर रूलिंग दी है कि ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आला का जो इलेक्शन है वो हो रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि आइन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वज़ीर आला का जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट होगा। सिर्फ इस्तीफा देना होता है, बाकी एक्सेप्ट गवर्नर करता है या नहीं करता है वो आइन और कानून में। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर यही कह रहे थे कि मैं सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक करूंगा। तो इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का जो आज फैसला था वो बकाया तौर पर तहरीरी फैसला भी जारी किया गया है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल 4 बजे तक वक्त दिया गया है कि वो नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। अगर यही भी कहा गया है कि अगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ताखीर से काम ले रहे हैं और मकसद हल्फ से इनकार कर रहा है या हल्फ नहीं ले रहा है, तो इसके लिए फिर इसका मुतबादिल है स्पीकर सूबाई असेंबली जो बाबर सलीम सवाती है, तो वो उनको भी बताया गया है कि आप वहां से हेल्प। लेकिन शरानी साहब, खबर क्या है, क्या गवर्नर साहब जो हैं वो हल्फ ले रहे हैं नए वज़ीर आला से, या जो स्पीकर ही हल्फ लेंगे? क्या वो हल्फ लेने के लिए तैयार हुए हैं? यकीनन अभी जो हमारी गवर्नर हाउस हुकाम से जब बात हुई है तो उनका ये कहना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तैयार हो चुके हैं। उन्होंने बकाया तौर पर कराची से पेशावर के लिए रवाना हो चुके हैं। वो कल नौ मुंतखब जो वज़ीर आला है उनसे हल्फ लेंगे और तकरीब जो हल्फबरदारी की तकरीब है वो गवर्नर हाउस में होगी। बिल्कुल ठीक है, कल हल्फ तो हो जाएगा शरानी साहब। कल नए वज़ीर आला जो हैं वो हल्फ ले लेंगे और जो सुहेल खान अफरीदी हैं वो वज़ीर आला बन जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि नौ मुंतखब वज़ीर आला जो हैं वो क्या वफाक को और स्टैब्लिशमेंट को और अपनी पार्टी के बयानियों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, या वो अपने पार्टी बयानिए को ही जो है वो तरजीह देंगे? यकीनन इसके दो रुख है। कल जो असेंबली में खिताब उसने जैसे ही आगाज़ किया है तो आगाज़ से हमने अखज़ किया है कि बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो 3 काम एक साथ कर लेंगे, वफाक को साथ चलाना और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको साथ चलाना, साथ इस्टेब्लिशमेंट को साथ चलाना। तो बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है और हमारी दुआ भी है कि ये सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो, क्योंकि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की पॉलिसी अपनाएंगे तो ज़ाहिरी बात है खैबर पख्तूनख्वा सूबा पहले से है दहशतगर्दी का शिकार है। यहाँ पे महंगाई है, आटे का मसला है, पंजाब के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा की खैर है। लेकिन जो हमारी दूसरे जो हुकूमती ज़राए है सरकारी हुकाम से जब आप बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको गाइड करें कि हमने साथ वफाक को भी चलाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है उनको भी चलाना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी साथ चलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में अगर 100 रुपए में हमारे 93 यानी 93 रुपए वफाक से है और 7 रुपए हम जमा कर रहे हैं।
हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने तो उनका ये कहना है कि हमने उसको गाइड करना है कि तीनों को साथ चलाना है, वफाक को भी साथ लेके जाना है, जो पीटीआई वर्कर है उनके लिए भी, जिस तरह अली अमीन गंडापुर सियासी बयान देते थे कि हम वफाक पर चढ़ेंगे, खान की रिहाई के लिए हम हर हद तक जाएंगे, मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर मैंने खान को रिहा नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि यही मौका अपनाया जाएगा और वर्कर को हम यही कहेंगे कि हम खान की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे और साथ वफाक को भी हमने चलाना है, सूबे को भी चलाना है। तो बज़ाहिर तो मुश्किल लग रहा है कि जो सुहेल का रवैया है, क्योंकि सबसे स्टार्ट में जो उन्होंने आगाज किया कि खैबर पख्तूनख्वा के काबीना के पहले इजलास में ही मैं एक्शन इन एंड अब सिविल जो पावर है उनको मैं खत्म करूंगा, उनको उड़ाऊंगा, उसको मैंने किसी हाल में भी नहीं छोड़ना है। खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको मैं मुखालिफत करूंगा। उन्होंने बाकायदा तौर पर शेर भी दे दिया है। शेर उसने यही है कि मैं सब कुछ करूंगा, मरूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं मरूंगा तो मैं खान के इश्क के लिए मकसद मरूंगा। उसके शेर से अब ये इस पर मैं शिरानी साहब आपसे बात करूंगा कि क्या एक वजीर आला को असेंबली में खड़े होकर इस तरह के इशार बोलने चाहिए, इस पर तो मैं बात करता हूं, लेकिन जब वजीर आला मुंतखब होता है या वजीर आज़म मुंतखब होता है तो अगला मरहला फौरी तौर पर हुकूमत बनाना होता है, काबीना बनाना होता है। ये काबीना जो बनेगी अब नए वजीर आला की, उसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो नाम जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और आप किन किन नामों को देख रहे हैं? क्या अली अमीन गंडापुर की काबीना जो है वही इसमें कंटिन्यू करेगी या नए चेहरे आएंगे? देखिए, इस पे हमने काफ़ी रिसर्च किया है कि कैबिनेट में कौन कौन लोग होंगे। तो अली अमीन गंडापुर के बाद जो सीनियर उज़रा है वो भी वापस काबीना में आ सकते हैं। इसके बगैर तौर पर वहाँ पे जो सीनियर रहनुमाई पीटीआई की जो हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि अली अमीन गंडापुर के काबीना के जो सीनियर रहनुमा है उनकी भी वापसी हो सकती है। इसमें कुछ पुराने चेहरे होंगे, कुछ नए चेहरे होंगे। पुराने चेहरों में बताया जा रहा है कि पहले जो इसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिनमें बताया गया है कि कामरान बंगश है जो साबिक सूबाई वजीर है, तैमूर सलीम जगड़ा का भी बताया जा रहा है कि उनका भी इम्कान है, और साथ शौकत यूसुफजई का भी बताया गया है कि नई काबीना में ये जो तीन चेहरे हैं उनकी शमूलियत का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मगर इस पर मजीद मुशावरत जारी है और बताया गया है कि खाने सलमान अकरम राजा को ये हिदायत दी है कि आप सुहेल अफरीदी को जो नमुंतखब वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा उनको गाइड करे, उसके साथ बात करे कि काबीना में किसको लेने हैं। लेकिन साहब मुख्तसर बताइएगा कि जो सुहेल खान अफरीदी हैं, जब वज़ीर आला उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद उनका पहला ऐलान क्या होगा? क्या ये होगा कि डयाला की तरफ मार्च करना है या अपने सूबे के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी है? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो सूबे के मसाइल की तवज्जो देंगे, क्योंकि सबसे पहले जो उनका आगाज़ था खिताब उनका ये कहना है कि सब कुछ जो मैंने करना है हम खान की रिहाई के लिए करेंगे। ऐसा लग रहा है, बाजार लग रहा है कि उनका सबसे पहले जो आगाज़ होगा, उनकी जो कोशिश होगी, जो स्ट्रगल होगी, वो खान की रिहाई की होगी। बहुत शुक्रिया सनी साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया और बड़ी खबरें दी और यह भी बताया कि काबीना में कौन कौन शामिल होगा। नाज़रीन, ये था आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।